हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एक के मैथ क्लासेज एक के में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से ये सारे क्वेश्चन को हल करेंगे और भी नए नए क्वेश्चन को इसमें ऐड होगा। और देखिए, विज्ञान यानी विज्ञान में कौन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है, इन तीनों विषयों को हम देखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से, सरल तरीका से। आप लोग एग्जाम बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे बहुत ही जोर-शोर से। और देखिए, एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सब इस वीडियो पे बताएँगे। और देखिए, यहाँ पे एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो ये आपको 1 नंबर भी नहीं काटेगा। जो चेक किया जाएगा, वो 1 नंबर भी नहीं काटेगा। और कुछ न कुछ लिख के आना होगा आपको, क्वेश्चन को खाली पेज छोड़कर नहीं आना है। तो देखिए, इसका जैसे यहाँ पे दिया गया है, सूर्य के प्रकाश के अ, उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें नहीं दिखाई देते। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से देखिए, यहाँ पे लिख लेना पहले उत्तर में सूर्य के प्रकाश प्रकाश के के घटक घटक। अब ये लिख के यहाँ पे डैश दे देना है, ठीक? डैश दे देंगे। अब इसके बाद आंसर लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 घटकों का नाम बताने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे पहला लिख देना है। पहला, यहाँ पहला लिख लेंगे अवरक्त किरण। ये देखिए, अवरक्त किरण किरण या अवरक्त किरणें, ठीक? दूसरा में हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा में यहाँ पे हो जाएगा परावैंगनी किरणें। परावैंगनी वैगनी वैगनी किरणें किरणें ये हो जाएगा। अब देखिए, और क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो इसको बहुत ही सरल तरीका से हल करने वाले हैं। इसका उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे लिख देना है उत्तर। उत्तर यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में हम लिखने वाले हैं। तो पहले यहाँ ब्लैक पेन यानी काला पेन से आप लोग लिख लेंगे प्रकाश प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वर्ण विक्षेपण वर्ण विक्षेपण, ठीक? अब यहाँ पे एक डैश दे देना है। डैश देने के बाद यहाँ पे आंसर यानी ब्लू पेन से लिख लेना है, ठीक है ना? तो जब जब कांच कांच की प्रिज्म प्रिज्म से होकर से होकर प्रकाश प्रकाश का का किरण पुंज किरण पुंज किरण पुंज पुंज गुजर गुजराया जाए गुजराया जाए तो यह यह सात सात रंगों सात रंगों में बट जाता है बट जाता है।
ठीक, जिसे जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को कौन कौन नाम से जानते हैं? तो बैगनी, कोमा हल्के नीला, कोमा नीला, कोमा हरा, कोमा पीला, कोमा संतरा, और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्थित या व्यवस्था प्राप्त होती है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय विखंडन क्या है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए इसका उत्तर लिखना है। देखिए इसका उत्तर लिख लेंगे, पहले उत्तर लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे पहले नाभिकीय विखंडन लिख लेना है। नाभिकीय विखंडन। अब यहाँ पे एरो के निशान दे देंगे। एरो दे देने के बाद यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। देखिए लिखना है नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन है। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम, कोमा थोरियम जैसे एक भारी परमाणु कम
ऊर्जा ऊर्जा न्यूट्रॉनों द्वारा न्यूट्रॉनों द्वारा बम वर्णित होते हैं। बम वर्णित होते हैं। अब देखिए इसके अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन यानी टिंडल प्रभाव क्या है। अब इसके बारे में लिखेंगे और समझेंगे। देखिए टिंडल प्रभाव क्या है, तो पहले एक बार ये रिवाइज एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए नाभिकीय विखंडन क्या है, यानी नाभिकीय विखंडन नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन है। थोरियम नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम थोरियम जैसे एक भारी परमाणु कम ऊर्जा न्यूट्रॉन द्वारा बम वर्णित होते हैं। अब देखिए ये टिंडल प्रभाव क्या है, इसको हल करेंगे। तो पहले यहाँ उत्तर में लिख लेंगे। उत्तर टिंडल प्रभाव अब यहाँ पे एक एरो खींच लेंगे और इसके नीचे से आंसर लिख लेंगे। देखिए अब इसको हल करेंगे। देखिए जब कोलाइडी विलयन में विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश पुंज के लंबवत देखने पर प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है। चमकीला दिखाई देता है इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया। एक बार पढ़ के देख लीजिए। देखिए दिखा देते हैं। देखिए टिंडल प्रभाव क्या है। अब आंसर में लिखना है टिंडल प्रभाव, तो लिख के डैश देना है। ठीक, तो लिखना है जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश पुंज के लंबवत देखने पर प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई पड़ता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयवी संभव है? यदि हाँ तो संरचना सूत्र एवं नाम लिखे। इसको देखिए, यहाँ पे उत्तर लिख लेना है पहले। उत्तर किस तरह लिखना है वो देख लीजिए। पहले उत्तर लिख के यहाँ ब्रोमोपेंटेन के बारे में पूछा गया है, तो पहले ब्रोमोपेंटेन लिख लेंगे। ब्रोमो ब्रोमोपेंटेन पेंटेन, ठीक। अब इसको डैश दे देंगे, डैश देके इसका उत्तर लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखना है हाँ हाँ। अब इसके आगे लिखना है हाँ, ब्रोमोपेंटेन के ब्रोमोपेंटेन ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयवी संभव है ये आपने लिख लेने के बाद इसके आगे लिखना है, तो फिर यहाँ पे ब्रोमोपेंटेन का अनुसूत्र ब्रोमोपेंटेन का अनुसूत्र अब ये लिख के, यानी इसका ब्रोमोपेंटेन का सूत्र होता है यानी C5H11Br, ठीक। अब इसको संरचना सूत्र पर देखिए निकालेंगे। C कितना है? 5 है, तो पहले C 1 2 3 4 5 C लिख लेंगे 5। अब इसके H11 है, तो इसके C के यानी H बैठा देंगे 11, ठीक। अब इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, H11 हो गया। बचा Br, तो Br यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रहा ये ब्रोमोपेंटेन का संरचना। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन आगे। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दिया है, यानी दिया क्या है? अपघटन ब्रैकेट में वियोजन फिर अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो आप यहाँ पे इसका आप आंसर लिखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। पहले यहाँ पे लिख लेना है उत्तर, यहाँ पे उत्तर उत्तर लिख लेंगे। इसके आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे उत्तर लिखने के बाद यहाँ पे किसके बारे में? वियोजन के बारे में, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिख लेना है पहले अपघटन 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 या फिर वियोजन वियोजन अभिक्रिया ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा डैश दे देंगे। अब इसका उत्तर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, यानी यहाँ पर देना है वियोजन अभिक्रिया लिखने के बाद फिर से लिखना है अपघटन अभिक्रिया 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 वह रासायनिक 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 अभिक्रिया है अभिक्रिया है
अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक जिसमें किसी यौगिक के एक बड़े अणु के एक बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल पदार्थ तत्व या यौगिक बनते हैं ठीक, बनते हैं जिसके गुण मूल यौगिक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसका आंसर ये रहा। अब देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड ठीक, ऑक्साइड एवं डाई ऑक्साइड गैस बनाती है। डाई ऑक्साइड गैस बनाती है। इसका उत्तर ये हो गया। देखिए, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? यानी यह ब्लैक पेन से लिखना है। अपघटन वियोजन अभिक्रिया, तब डैश देना है, तब ब्लू पेन से लिखना है। अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के एक बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल पदार्थ ब्रैकेट में तत्व या यौगिक कर सकते हैं, यौगिक बनाते हैं जिसके गुण मूल यौगिक के गुणों से बिल्कुल भिन्न
होते हैं, यानी बिल्कुल अलग होते हैं। तो जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो इसका आंसर ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए आगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को यानी पर परागन की परिभाषा दे। तो यहाँ पे उत्तर में लिख लेना है पहले। उत्तर में यहाँ पे पर परागन लिख लेना है पहले। पर परागन, परागन यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे डैश देना है हल्का, और तब इसका उत्तर लिखना है। ठीक, अब देखिए इसका उत्तर लिखेंगे। लिखेंगे किसी जब किसी जब किसी पुष्प के पुष्प के परागन परा परागकन परागकन उसी प्रजाति के अन्य पुष्प जिसकी जीन जीन संरचना भिन्न होती है होती है उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित करते हैं उसे पर परागन कहते हैं। ठीक, इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए इसको, पर परागन की परिभाषा दे। पर परागन दे के यहाँ पे डैश दे देना है, लिखना है जब किसी पुष्प मतलब फूल, ठीक है ना, पुष्प मतलब फूल होता है, पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के अन्य पुष्प यानी किसी और पुष्प यानी किसी और फूल जिसकी जीन संरचना भिन्न यानी अलग होती है उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित करते हैं। उसे क्या कहते हैं? पर परागन कहते हैं। इसका आंसर ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए अब। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यानी मृतजीवी पोषण क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे और हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो पहले यहाँ पे लिख लेना है उत्तर लिख लेने के बाद यहाँ पे मृतजीवी पोषण क्या है, तो मृतजीवी पोषण के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे मृतजीवी पोषण लिख लेंगे। मृतजीवी मृतजीवी पोषण पोषण यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे डैश दे देना है, यहाँ पे डैश दे देंगे। ठीक, यहाँ पे डैश देने के बाद आगे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ इसका उत्तर लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तर होगा मृतजीवी पोषण के नीचे में लिखेंगे जो जीव अपना भोजन जो जीव
जीव अपना भोजन भोजन अपना भोजन मृत व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करते हैं। अपना भोजन जो ग्रहण करेगा कार्बनिक पदार्थ से, यानी सड़े पदार्थ से ग्रहण करते हैं उसे क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक, इसका उत्तर ये हो गया। जैसे में हो जाएगा, जैसे में मशरूम कोमा कुकुरमुत्ता इत्यादि ये सब हो जाएगा। ठीक, तो एक बार मृतजीवी को देख लेते हैं। यानी मृतजीवी पोषण क्या है? मृतजीवी पोषण लिख के डैश दे देंगे। यानी जो जीव अपना भोजन मृत व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करते हैं, भोजन जो ग्रहण करेगा सड़े गले चीज से करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ता इत्यादि ये सब क्या हो गया? यानी मृतजीवी पोषण हो गया। चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन, यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे उत्तर लिख लेंगे। यहाँ पे उत्तर लिख के यहाँ पे अवतल लेंस या अपसारी लेंस लिख के डैश दे देंगे। यानी अवतल लेंस या अपसारी लेंस लिख लेंगे और डैश दे देंगे। ठीक, अब इसका उत्तर लिखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे, अवतल लेंस का कार्य अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को किरण पुंज को अपसारित करता है। यही कारण है कि अवतल लेंस को
अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसका उत्तर ये हो गया। यानी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो यानी अवतल लेंस या अपसारी लेंस यहाँ पे लिख लेंगे। इसका आप आंसर लिखेंगे। अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसारित करता है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यानी ओम के नियम को लिखे। तो पहले ओम के नियम को लिखना है ना, तो यहाँ पे उत्तर पहले लिख लेना है। उत्तर, इसका ओम के नियम को लिखने के लिए कहा गया, तो इसका आंसर लिखना है। तो पहले उत्तर लिख लेंगे, तब ओम के नियमानुसार लिख लेंगे। यानी ओम के नियमानुसार ठीक। अब इसका थोड़ा डैश दे देंगे। अब इसको लिखेंगे उत्तर। देखिए, अचर ताप पर अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा को आई से सूचित करते हैं। धारा आई यानी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर यानी भी, विभवांतर को भी से सूचित करते हैं। के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात भी अनुक्रमानुपाती आई इसे ही ओम का नियम कहते हैं। ठीक दोस्तों, एक बार देखिए पढ़ के देख लीजिए। देखिए, ओम के नियम को लिखे, तो यानी ओम के नियमानुसार यानी अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा आई चालक के सिरों के बीच के विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात भी अनुक्रमानुपाती आई, इसे ही ओम के नियम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों,
एक ही और क्वेश्चन की और समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यानी जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या है, तो कमियां के बारे में लिखेंगे। तो उत्तर में पहले लिख लेंगे यहाँ पे उत्तर। उत्तर अब यहाँ पहला पॉइंट में सीधे आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो कमियां पूछा है, तो जीवाश्म 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 ऊर्जा का ऊर्जा का अनवीकरणीय 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 स्रोत है। स्रोत स्रोत है जो कि सीमित है। सीमित है। पहला कमियां ये हो गया। दूसरा कमियां देखिए, दूसरा कमियां में यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस हाउस प्रभाव प्रभाव से वातावरण तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा कमियां ये हो गया, तो इसका आंसर हो गया ये, यानी जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या है। तो पहला कमियां देखिए, जीवाश्म ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है जो कि सीमित है। और दूसरा हो गया कार्बन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरण तापमान में वृद्धि होती है। ये हो गया इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यानी कायिक जनन क्या है, इसको बारे में बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। देखिए कायिक जनन, तो यहाँ पे उत्तर लिख लेना है पहले, उत्तर। ठीक, अब यहाँ कायिक जनन लिख लेना है, कायिक जनन जनन। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा डैश दे देना है। ठीक, अब इसका उत्तर लिख लेंगे यहाँ नीचे में। देखिए वनस्पतिक प्रजा वनस्पति वनस्पति वनस्पतिक प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है जिसमें जनन की सहायता के बिना पौधों के भागों जैसे तना पत्तियां और जड़ों से
नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं। नए पौधे प्राप्त किए किए जाते हैं। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। कायिक जनन क्या है? कायिक जनन लिख लेंगे ब्लैक पेन से, उसके नीचे आंसर लिख लेंगे। यानी वनस्पतिक प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है जिसमें जनन की सहायता के बिना जनन के सहायता के बिना पौधों के भागों जैसे तना, पत्ती और जड़ों से नए पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा तो लाइक करें। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन यानी प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखे। देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे उत्तर में लिख लेना है। उत्तर देखिए, और यहाँ पे लिख लेना है प्रतिरोध। आप प्रतिरोध लिख के थोड़ा डैश दे देना है। अब इसका उत्तर लिख लेंगे। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पे अब डैश दे के लिख लेना है विद्युत 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 प्रतिरोध 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 को आर से सूचित करते हैं। आर को परिपथ में प्रवाहित धारा I से लागू वोल्टेज भी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए सूत्र में हो जाएगा यहाँ पे सूत्र, ये सूत्र हो जाएगा। सूत्र यहाँ पे R बराबर V बट्टा I, ठीक, ये सूत्र हो जाएगा। और इसका कहता है, और इसी में इसकी इकाई को ओम के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए दोस्तों, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र एवं मात्राएं लिखे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल, यानी प्रतिरोध लिख लेना है। उसके बाद डैश दे के उत्तर में विद्युत परिपथ R को परिपथ के प्रवाहित धारा I से लागू वोल्टेज V के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो सूत्र में हो जाएगा R बराबर V बाई I, ठीक। तो देखिए R हो जाएगा यहाँ पे प्रतिरोध, V हो जाएगा वोल्टेज, I हो जाएगा धारा, ठीक। इसका इकाई को
ओम ओम के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन यानी सहसंयोजक बंधन क्या है, तो यहाँ इनके दो उदाहरण दे, तो यहाँ पे उत्तर में लिख लेना है। उत्तर लिख के यहाँ पे सहसंयोजन बंधन लिख देना है। ठीक है ना, सह संयोजक संयोजक बंधन बंधन। अब ये लिख के यहाँ पे डैश दे देना है। ठीक है ना, डैश दे देना है। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे आंसर लिख लेंगे। देखिए, दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के बीच बीच इलेक्ट्रॉनों 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 के बंटवारे बंटवारे को बंटवारे से बनने वाली बनने वाली बनने वाली वाली रासायनिक बंधन को रासायनिक बंधन को बंधन को सह संयोजक संयोजक बंधन कहा जाता है। ठीक, इसका आंसर ये हो गया। आप देखिए एग्जाम्पल, जैसे जैसे जल जल इसको H2O कहेंगे, कोमा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड यानी CO2 ब्रैकेट में CO2। ठीक, इसका आंसर हो जाए CO2 यहाँ पे एग्जाम्पल में। दोस्तों, अगर आपको ये सब देखिए समझ में आ गया तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, संयोजक बंधन क्या है, इसके दो उदाहरण दे। तो संयोजक बंधन यानी लिख के इसको डैश देके तब लिखना है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे से बनने वाली रासायनिक बंधन को संयोजक बंधन कहा जाता है। जैसे में यहाँ दिया है जल यानी H2O, फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में दिया है अयस्क क्या है। अब इसका उत्तर देखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। देखिए, इसका उत्तर पहले यहाँ लिख लेना है। उत्तर उत्तर लिख के यहाँ अयस्क दे के डैश दे देना है। अयस्क अयस्क यहाँ लिख के डैश दे देना है। ठीक, यहाँ पे डैश देने के बाद इसका आप उत्तर लिख लेंगे। यानी इसके आगे देखें, देखिए ज्यादा धातुएं, इसका उत्तर हो जाएगा ज्यादा ज्यादा धातुएं 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 प्राकृतिक प्रकृति प्रकृति या प्राकृतिक ठीक में प्रकृति में अपनी अपनी उच्च उच्च प्रति
क्रियाशील प्रतिक्रियाशीलता प्रतिक्रियाशीलता के कारण संयुक्त संयुक्त अवस्था अवस्था में रहता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली धातुएं खनिज कहलाती है। ठीक, वह खनिज जिसमें धातु के अलावा उच्च सांद्रता होती है आसान तरीका से निकाला जाता है उसे अयस्क कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा, देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, अयस्क क्या है? अयस्क लिख के डैश दे देना इसका उत्तर में। इसी तरह आप लोग भी लिखेंगे एग्जाम बोर्ड में। देखिए, ज्यादा धातुएं प्रकृति में अपनी उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण संयुक्त अवस्था में रहता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली धातुएं खनिज कहलाती है। जो जमीन पर रहता है वो खनिज कहलाता है। वह खनिज जिसमें धातुएं के अलावा उच्च सांद्रता होती है, आसान तरीके से निकाला जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर ये हो गया। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, यानी हाइड्रोकार्बन क्या है, तो इसको आप हल करेंगे तो पहले यहाँ पे उत्तर लिख लेना है। उत्तर, अब इसको हाइड्रोकार्बन लिख लेना है। ठीक, हाइड्रोकार्बन यहाँ लिख के अब इसको डैश दे देना है। ठीक है ना? डैश देने के बाद इसका आंसर लिख लेंगे बहुत ही आसान तरीका से। देखिए, वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बना होता है जो पेट्रोलियम को हवा की अनुपस्थिति में तथा कोयला को गर्म कर बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो गया। चलिए एक बार पढ़ के देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन लिख के डैश दे देना है। अब इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, जो पेट्रोलियम को हवा की अनुपस्थिति में तथा कोयला को गर्म कर बनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन यानी संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसको अब हल करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से। देखिए इसका उत्तर दे देंगे, यहाँ पे उत्तर लिख लेंगे। अब यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया लिख लेंगे। ठीक है ना, संयोजन अभिक्रिया लिख के यहाँ पे डैश दे देना है। ठीक, अब इसका उत्तर लिख लेंगे बहुत ही आसान तरीका से। देखिए जब दो या दो से अधिक अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर ये हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। अब इसको हल करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर लिख लेंगे। उत्तर लिखने के बाद यहाँ लिख देना है मनुष्य में चार प्रकार के दांत होते हैं।
होते हैं। तो अब देखिए 4 प्रकार कौन कौन सा। तो देखिए पहला में देना है, पहला में कतरनक, कतरनक, या इसका इंग्लिश हो जाएगा इंसाइजर, इंसाइजर, इंसाइजर। दूसरा में हो जाएगा भेदक, भेदक, या केनाइन, केनाइन। तीसरा में हो जाएगा अग्रचवर्णक, 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 या प्रीमोलर, प्रीमोलर, इसका इंग्लिश हो जाएगा। और चौथा में हो जाएगा, चौथा में चवर्णक, 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 ठीक। या फिर या मोलर, मोलर, मोलर। चलिए दोस्तों इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला में दिया है कतरनक या फिर इंसाइजर कहेंगे, फिर उसके बाद भेदक या फिर केनायन कहेंगे, या फिर अग्रचवर्णक या फिर प्रीमोलर, इसका इंग्लिश हुआ। फिर चवर्णक, चवर्णक का इंग्लिश हुआ मोलर। तो इसका आंसर ये हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर ये सब हो गया। दोस्तों अगर आपको इसे समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे भी नए नए जानकारी मिलते रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।